जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारिशें बरस रही हैं, सैलाब का ख़तरा अभी टला नहीं। मज़ीद पानी के रेले मकबूजा कश्मीर से, ग्लेशियर से, भारत की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। सतलज और चनाब सूरत हाल संगीन है और सुपर फ्लड जो है वो सिंध की तरफ रवां दवां है। सिंध को अब सुपर फ्लड का सामना है। क्या करना होगा हमें? बहुत कुछ करना होगा हमें। चेयरमैन एनडीएम में हैं, जनरल साहब हैं, जनरल इनाम है गालिबन, लेफ्टिनेंट जनरल इनाम। उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब बात की है और हकीकत पर मबनी बात लगती है। वो कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़ी आफत का सामना करना पड़ सकता है। मतलब अब सालों की बात नहीं रही। अब ये नहीं है कि 2010 में सैलाब आया तो फिर 2022 में आया या 1992 में आया तो फिर उसके बाद चंद सालों के बाद आया। अब मौसमियाती तब्दीलियां ऐसी हैं कि सालाना की बुनियादों पर, यानी हर साल खुदा न खास्ता कोई ना कोई आफत जो है उसका हमें सामना करना पड़ेगा। क्या करना है इस हवाले से हमने बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। हम बहुत दफ़ा भैंस के आगे बीन बजा चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर बजा लेते हैं। इस मौजू पर आज बात करनी है, लेकिन इससे पहले 2-3 चीज़ें जो बड़ी अहम हैं, जो पिछले व्लॉग में मैं मिस कर गया। एक तो गिलगित बल्तिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। फ़ौजी हेलीकॉप्टर MI-17 हेलीकॉप्टर है। ये टेक्निकल ख़राबी की वजह से हादसा हुआ और पायलट मेजर आतिफ, पायलट मेजर फैसल, फ़्लाइट इंजीनियर नायक सुबहान मकबूल और क्रू चीफ हवालदार जहांगीर और नायक आमिर जान शहीद हो गए। बड़ा नुकसान है, बड़ा लॉस है। अल्लाह ताला इन सारी शुहदा की फैमिलियों को हिम्मत, हौसला और सब्र अता करे। और एक चीज़ जो मैं मिस कर गया, जो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, ब्रिगेडियर राजा हसन अब्बास, इनका एक ही बेटा था कैप्टन तैमूर हसन। 26 अगस्त को वज़ीरिस्तान में शहीद हुआ। 30 अगस्त को उसकी शादी थी। साथ साथ आप उसका शादी कार्ड भी देख सकते हैं। शादी कार्ड तक छप चुके थे। और 4 दिन शादी से पहले सोचिए किसी का इकलौता बेटा शहीद हो जाए, क्या गुजरती है होगी उस पर। लेकिन उस बाप की हिम्मत और हौसले को सलाम। ब्रिगेडियर साहब खड़े होकर सुन लीजिए ब्रिगेडियर साहब क्या कह रहे हैं। और अपने बच्चों को फौज में भेजने से कतराना मत, डरना मत। जो घड़ी अल्लाह ने लिखी है शहादत की वो होगी, और शहीद की जो मौत है इनको हम भी याद है, हमें फख्र है उनपे। कितना हिम्मत वाला और हौसले वाला बाप है, कितने अजीम लोग हैं ये। धरती पर अपना इकलौता बेटा कुर्बान करके कह रहे हैं कि अगर मेरे 10 बच्चे भी होते तो सबको फौज में भिजवाता। अल्लाह आप सबको सलामत रखे सर। आपकी वजह से, आपके हौसलों की वजह से हम हर जगह दुश्मन को शिकस्त दे रहे हैं। मुश्किल वक्त है, दहशतगर्दी की जंग का हमें सामना है, जिसमें अपने भी हैं, पराए भी हैं और हमारे अंदर भी हैं जो हमारी सफ़ों में घुसे हुए हैं। लेकिन जब तक आप जैसे हौसलामंद लोग मौजूद हैं, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और वापस मौजू पर आने से पहले ये भी देखते जाइए कि मरीम नवाज़ साहबा ने, जब पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, दुनिया डूब रही है, करोड़ों लोग नकले मकानी करने पर मजबूर हैं, लाखों लोगों का, किसी की फसल, किसी की माल मवेशी, किसी का घर, किसी की छत, किसी का कोई प्यारा जान से चला गया। यानी एक अजीबो गरीब कैफियत है। और इस अजीबो गरीब कैफियत में मरीम नवाज़ साहबा क्या ट्वीट फरमा रही हैं, बल्कि रीट्वीट कर रही हैं। यानी किसी ने एक अफ्रीकी मुल्क का डांस लगाया और किसी ने ट्वीट किया कि पंजाब सरकार ने शरीकों की ये हालत कर दी। शरीक मतलब PTI वाले, उनकी ये हालत कर दी, मतलब ये जैसे डांस हो रहा है। मरीम नवाज़ साहबा ने इसको रीट्वीट किया, ऊपर इमोजीज लगाकर। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि हम लाशें चारों तरफ, तबाही चारों तरफ, बर्बादी चारों तरफ, अवामी बदहाली चारों तरफ,
और ये स्कोर सेटल कर रहे हैं। किन लोगों से? जिनको पिछले 3 सालों से दीवार के साथ लगा दिया गया, जिनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, मैंडेट छीन लिया गया, मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, पार्टी तोड़ दी गई, आधी पार्टी मफरूर, आधी पार्टी जेलों में, इमरान खान भांजों अहलिया समेत जेलों में, और अभी तक इनका इंतकाम नहीं ठंडा हुआ। याद रखें, जितना बड़ा बंदा होगा उसमें उतने ही इंतकाम कम होगा। माफ़ करने का, दरगुजर करने का, भुलाकर आगे बढ़ने का हौसला उसमें ज़्यादा होगा। और जो जितने छोटे लोग होंगे उनकी अनाएं, उनकी ज़िद्दें, उनका इंतकाम उतना ही बड़ा होगा। और ये इंतकाम, ये हसद, ये गुस्सा खुद बंदे को खा जाता है और पता भी नहीं चलता। आज के हुक्मरानों की सबसे बड़ी जो हमें मुसीबत जिसका सामना करना पड़ रहा है वो इनका छोटापन है, इनका बड़ा इंतकाम है, इनकी बड़ी अना, इनकी बड़ी ज़िद्दें, झूठी अना, झूठी ज़िद्दें। मतलब ये कोई वक्त है ताने मारने का, ये कोई वक्त है सोशल मीडिया ट्रोलिंग का, ये कोई वक्त है ठट्ठा और मजाक उड़ाने का, ये वक्त है खिदमत का। पर कैसी खिदमत, किसको समझा रहा हूँ? बहरहाल ये वक्त भी गुजर जाना है। अगर वो वक्त गुजर गया है तो ये वक्त भी गुजर जाना है, और फिर इस तरह के ट्वीट्स का आप लोगों ने भी सामना करना आपको भी, लोगों को भी सामना करना पड़ेगा। और वापस मौजू पर आने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों, इनका भी ये इंडियन भारतीय फौज के जर्नैल हैं, रिटायर हो चुके हैं, इनका सुनिए ये क्या कह रहे हैं। मान लो कि एक्स अमाउंट ऑफ वाटर पाकिस्तान ਦਾ ਡੈਮ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਸੂਏ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਨਫੁਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਓ। बरसातों के ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है उस टाइम तो छੱਡ दो। लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों पानी को बहैसियत हथियार इस्तेमाल करने का गुर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब भारत को पाकिस्तान के खिलाफ पानी को बहैसियत हथियार इस्तेमाल करना चाहिए, या करेगा या करना होगा। यानी ये नौबत आ गई है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक के बाद अब यानी जो फौजी होता है ना, फौजी में फिर भी कोई थोड़ी सी डिग्निटी होती है, अखलाकियात होती है, रख रखाव होता है, ग्रेस होती है फौजी में। ये साहब कह रहे हैं कि जब बारिशें हों, जब पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत ना हो, उस वक़्त पानी छोड़ो और इकट्ठा छोड़ दो ताकि वहाँ सैलाब आए, और जब पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत हो, गर्मियाँ या जब फसलों का, उस वक़्त पानी रोक लो। इससे घटिया सोच कोई नहीं हो सकती, इससे थर्ड रेटेड सोच कोई नहीं हो सकती। और दुख की बात यह है कि ये वहाँ का जर्नैल रहा है भारत का, और भारतीय जर्नैल का ये घटियापन आप देख लें कि क्या हाल है। ये है वो भारतीय सोच कि छोड़ दीजिए कि जनेवा कन्वेंशन के तहत पानी रोकना या पानी इस तरह छोड़ना दोनों जुर्म है। ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए कि हमारी और भारत की दुश्मनी कैसी है। पानी में किसने नुकसान किसका होना है? आम आदमी का। तो जो भारतीय फौजी जर्नैल आम आदमी का नहीं सोचता, खा वो भारतीय है वो पाकिस्तानी है, उससे घटिया कौन हो सकता है? तो ये सिर्फ सोच नहीं है, ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल होगा। ये भारत ऐसा करेगा कि बिना बताए पानी छोड़ना, और उस वक़्त पानी छोड़ना जब हमारे दरिया खुद ही भरे हुए हों, और उस वक़्त पानी छोड़ना जब हमें ज़रूरत ही ना हो, और उस वक़्त पानी रोक लेना जब हमें ज़रूरत हो। ये करेगा भारत। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब इस दोनों चीज़ों को मिला कर देखें। हमारे एनडीएम में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कह रहा है कि पाकिस्तान को हर 2 महीने बाद किसी कुदरती आफत का सामना करना पड़ सकता है। उधर से भारतीय जर्नैल कह रहा है कि पानी को बहैसियत हथियार इस्तेमाल करो। तो अब आप देखिए कि ये कम्बिनेशन, लीथल कम्बिनेशन, इसमें हमें क्या करना है? हमें तैयारी करनी है।
इन कुदरती आफतों ने आना है और हमें तैयारी क्या करनी है कि हर आने वाली कुदरती आफत में हमारा जानी और माली नुकसान कम से कम हो। ये जो बड़ों की इलीट की, ये जो इलीट बुनियादी तौर पे हमारी जो तबका अशराफी बहुत छोटा है, पैसे के पीछे, ओहदे के पीछे मरने वाले लोग, इनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ को ख़त्म करना होगा। दरियाओं के किनारों से बस्तियों को ख़त्म करना होगा, दरख्त लगाने होंगे, ग्लेशियर जो पिघल के आने, हमें छोटे बड़े डैम्स बनाने होंगे, पानी स्टोरेज कैपेसिटी अपनी इसको बढ़ाना होगा, हमें जो पानी के बहाव के रास्ते हैं उससे हटना होगा, हमें अपना नहरी निज़ाम बेहतर करना होगा, हमें अपना जो मैनेजमेंट है, रेस्क्यू रिलीफ, उसको बेहतर करना होगा, लोगों को तरबियत देनी होगी, आम आदमियों में, अवाम में शऊर पैदा करना होगा कि जब इस तरह की आफत आए तो आपने क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होगी, तभी हम आगे जाएंगे, वरना हम पाकिस्तान हर चौथे दिन किसी न किसी आफत का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह अगर नुकसान होता रहा, किसी सैलाब में $30 अरब का, किसी में $20 अरब का, किसी में $10 अरब का, किसी जलजले में करोड़ों डॉलर का, किसी कुदरती आफत में, किसी लैंडस्लाइडिंग में, किसी बादल के फटने में, किसी बिजली के गिरने में, तो तबाह बर्बादी हो जाएगी पाकिस्तान की। कितनी देर कोई बर्दाश्त कर सकेगा। अब देखें ना, 15-20 ज़िले ऐसे हैं पंजाब के, पंजाब जो पूरे मुल्क को फीड करता है मुख्तलिफ फसलों के हवाले से, चावल, गंदम, मकई, गन्ना। जब अब 50 ज़िले जो हैं वो इस वक्त मुसीबत में, इन 50 में से 20-25 ज़िलों में तो फसलें तबाह हो गई हैं। अगर ये रिपीट होता रहे तो यकीन करें 500 रुपये फ़ी किलो चावल भी यहाँ बिकेंगे, 500 रुपये फ़ी किलो आटा भी बिक सकता है। जब हो गई नहीं तो बाहर से आप कितना मंगवाएंगे। पहले बाहर से आप आटा, गंदम, चावल, खुर्दनी, तेल, दालें $10 अरब की मंगवा रहे हैं। तो अगर अपनी ज़राअत तबाह हो जाएगी, अपना किसान तबाह हो जाएगा जो पहले ही तबाह हाली के दहाने पे बैठा हुआ है, अगर हमारा कारोबार ज़िंदगी रुक जाएगा इन रियल स्टेट माफिया की वजह से, या कब्ज़ा माफिया की वजह से, या हमारे ये जो ऊपर कौडू हुक्मरान है इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, तो पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा। तो अब हमें तैयारी करना होगी इन कुदरती आफतों को मैनेज करने के लिए। और आपको बाहर से अगर एक मरतबा 20 रुपए मिलेंगे तो अगली मरतबा 20 नहीं मिलेंगे, 10 मिलेंगे, और उससे अगली मरतबा 5 मिलेंगे। क्योंकि जब रोज़ रोज़ कुदरती आफत आएगी तो बाहर से कौन, आपके चाचे मामे के पुत्र बैठे हैं जो आपको पैसे देंगे। तो लिहाजा अब हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा, इन कुदरती आफतों का मुकाबला करना होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा हो जाए। ये मिसमैनेजमेंट जो हो रही है, ये जो लुटमार है, कमीशन है, करप्शन है, ये जो हमारे ईगोज़ हैं, ये झगड़े हैं, ये इंतकाम है हुक्मरानों के दरमियान, ये ख़त्म हो। लेकिन यकीन करें, हमें ये मुल्क उस वक़्त तरक्की करेगा जब इस मौजूदा लीडरशिप से हमारी जान छूटेगी, मौजूदा हुक्मरानों से हमारी जान छूटेगी। ये कब छूटती है ये अब अल्लाह को ही पता है। उस वक्त तक हमारा कुछ रह जाता है या कुछ बच जाता है, या सब कुछ ही गंवा देंगे तो तब भी ये ज्योंकि ये दीमक हमारी जान छोड़ेगी। देख लें, बड़ा बुरा हाल है। भारत सर पे बैठा हुआ है और वो पानी को वैसियत हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। कुदरती आफतें आ रही हैं और हमारी तैयारी सिफर है। इलीट क्लास जो है उसके तो 5-5 बर्रे आज़मों में जदादे हैं, मरना तो अवाम नहीं है ना। अब देख लें, मुसद्दक मलिक जो हुकूमत के मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर हैं, वो कह रहे हैं कि अमीरों की तामीरात बचाने के लिए इन्होंने गरीबों के बस्तियाँ उजाड़ दी हैं। तो ये है माइंड सेट। बहरहाल दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि हमें दुनिया के बदतरीन हुक्मरान मिले हैं, बदतरीन तबका अशराफिया मिली है, बदतरीन ताजर मिले हैं। पेंडोरा लीक्स, दुबई लीक्स, स्विस लीक्स और पनामा लीक्स, मुल्क लीको लीक। तो अब आ जाइए कि किसान रुल गया है, किसानों का देखना पड़ेगा। फसलें तबाह हो गई हैं, हमें प्लानिंग करना पड़ेगी। ज़राअत तबाह हो गई है, हमें बेहतर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। आगे चलकर महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, उसको हमें देखना पड़ेगा।
और बैरूनी इमदाद जो है, मैंने जैसे कहा है कि अब कम से कम होती जाएगी, उसका सोचना पड़ेगा। अपने वसाइल और अपनी तैयारी को पर फोकस करना पड़ेगा। ये हमें अब आगे के चैलेंजेस हैं जिनको हमें देखना है और जिनको हमने आगे उसको बेहतर करना है। लेकिन हुक्मरान क्या कर रहे हैं? ज़रा शहबाज शरीफ साहब का ये भी एक वीडियो क्लिप देख लीजिए। चीन के सदर और रूस के सदर पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब लाइन में खड़े हैं, देखें किस तरह उनको बुलाकर किस तरह सलाम ले रहे हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस में मोदी और शहबाज शरीफ की कोई अलग सलाक नहीं हुई। इट्स टू अर्ली। मुझे पता है ज़ाहिर जंग हो चुकी है दोनों मुल्कों में, लेकिन कोई बड़ा लीडर होता ना। एक तो ये भी बड़ा है कि क्या शंघाई कॉन्फ्रेंस पर शहबाज शरीफ को जाना चाहिए था जब मुल्क पूरा पानी में डूबा हुआ था। लेकिन जब मरीम नवाज साहबा जापान से हो आई, जापान से याद आया, मरीम नवाज साहबा आपसे बहुत दफ़ा पूछा है, फिर बता दीजिए, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन सवालों के जवाब दे दीजिए कि आप चार्टर्ड प्लेन करा के गई थी जापान, क्यों चार्टर्ड प्लेन करवाया था? दूसरा, आप जहाज़ आपके साथ वहीं रहा, मतलब जापान में भी साथ रहा, थाईलैंड में भी साथ रहा, हांगकांग में साथ रहा, तो उसका रोज़ाना का जो फ़ी घंटे के हिसाब से किराया डॉलरों में, वो क्यों, किसने दिया? तीसरा, जो वफ्द आप लेके गई थी, जो वफ्द की लिस्ट सामने सोशल मीडिया पे आ रही है, वो सही है कि जिसमें आप है, आपकी बेटियां हैं, आपके दामाद है, आपकी बेटी की सहेली है, आपकी देसी और वलैती नुकरानियां हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का बेटा है, मरियम औरंगज़ेब के दोनों साहबजादे हैं, ये वाकई गए थे? अगर गए थे तो क्यों? और फिर हासिल वसूल क्या किया आपने जापान, थाईलैंड और हांगकांग के दौरे से? क्या हासिल वसूल किया? सैर तो हो गई, हासिल वसूल क्या किया? और क्या ये सही है कि जो जापान में एक्सपो थी उसमें हमारा 50 फीट का स्टॉल था और उसमें भी काबिल ज़िक्र पिंक नमक था, बांग्लादेश का 150 फुट का था और भारत का 5000 फुट का था जिसमें 2 रेस्टोरेंट भी थे। अगर ये है तो फिर हमारी बस सिर्फ हमारे पास पिंक नमक ही रह गया पाकिस्तान में बाहर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सवालों के जवाब दे दीजिए। बहरहाल जी, सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब तो शंघाई कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मेरी हुकूमत पे 1 पैसे की करप्शन का भी इल्ज़ाम नहीं है। वही शहबाज शरीफ टीटी स्कैंडल वाले, वही शहबाज शरीफ जिनको टीटियाँ आ रही थी जिनके पूरे ख़ानदान को, वही शहबाज शरीफ साहब आशियाना हाउसिंग सोसाइटी करप्शन स्कैंडल वाले, और वही शहबाज शरीफ साहब जो कल तक नैब के मुलज़म थे और नैब की हिरासत में भी रहे। शहबाज शरीफ साहब, यानी उन शहबाज शरीफ साहब का मुल्क का सदर आसिफ अली जरदारी हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो और बाहर जाकर नारे लग रहे हो कि हमारे पे तो 1 करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं है। ये तो ऐसे ही है शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के मेरे पे 1 पैसे की 1 धेले की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे मच्छर मलेरिया के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान कर रहा हो, जैसे मगरमच्छ कह रहा हो कि आज से मैं सब्ज़ी खोर हो गया हूँ, जैसे शेर कह रहा हो कि अब जब भी हरन मिलेगा उसको पपियाँ लूँगा, जफियाँ मारूँगा। क्या कहा जाए। बहरहाल जी, कुदरती आफात ने आना है, कुदरती आफात का हमें सामना करना पड़ना है। चंद बुनियादी काम हैं जो बार बार आपको बता चुका हूँ, वो हमने करने हैं। वो हमने ना किए तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता तबाह बर्बाद होता रहेगा। हमें प्लानिंग करना होगी, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। ये प्लानिंग करना होगी ज़लज़लों के ख़िलाफ़, सैलाबों के ख़िलाफ़, बारिशों के ख़िलाफ़, लैंडस्लाइडिंग के ख़िलाफ़ और बादल फटने के ख़िलाफ़, ताकि कम से कम जानी और माली नुकसान हो। और अगर हमने ये प्लानिंग ना की तो जिस तरह की आज तबाही आई हुई है, हर 2 महीने बाद इसी तरह की तबाही का हमें सामना करना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, NDMA का चेयरमैन कह रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।